हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। की वीडियो में हम फिनिश करेंगे चैप्टर नंबर जो हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है, फ्रिक्शन, जिसमें हमारा सिर्फ आज का लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर में ये जो सारा था कि व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, कौन कौन से मेथड हैं जिससे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ और रिड्यूस कर सकते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अब फ्लूइड फ्रिक्शन जानने से पहले इसमें हमने बेसिकली स्टडी क्या करना है। अभी तक देखिए हमने कौन कौन सी बातें करी हैं कि जो सॉलिड होते हैं, जब सॉलिड के ऊपर, मतलब एक सॉलिड है, बुक मान लीजिए, और ये क्या है, टेबल, ये एक सॉलिड दूसरे सॉलिड सरफेस के ऊपर जब मूव करता है तो वो क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो फिर क्या जो एयर है और जो वाटर है ये भी फ्रिक्शन एक्ट करते हैं? अगर हाँ तो कैसे, उन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। अभी देखिए हमें पता है कि एयर बहुत हल्की और बहुत पतली होती है। इवन देन इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल प्रेशर ऑन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। फिर भी ये जब कोई भी, अगर बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा, जब बहुत ज़्यादा तूफान आया होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तूफान में क्या होता है, जब हम हवा के बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में हवा है और इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी ना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एयर है वो भी क्या एग्जर्ट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर? जो उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कैसे एक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और ये अपोज करता है मोशन को। सिमिलरली जो वाटर है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट उस वाटर सरफेस पे या लिक्विड में मूव कर रहा हो। अब साइंस में जो ये गैस और लिक्विड, इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। मतलब कि कहीं भी अगर आपको फ्लूइड दिखे कि फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स उस फ्लूइड में गैस और एयर और वाटर दोनों ही शामिल होंगे। मतलब वही यहाँ पे इन्होंने कहा है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं इन मोशन थ्रू दैम, जो भी ऑब्जेक्ट उनमें मूव कर रहा हो। जैसे सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करता था तो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, बट अगर वाटर में मूव करे तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एयर में मूव करे तो भी क्या लग रही होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेनली ड्रैग कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ फ्लूइड डिपेंड। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगी फ्लूइड के अंदर, अब ये फ्लूइड्स आप जान लीजिए, यहाँ पे फ्लूइड का मतलब क्या है, गैस भी है और साथ ही साथ फ्लूइड में क्या भी है, वाटर भी है। मतलब कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, चाहे वो हवा में प्रेजेंट है या फिर वाटर में प्रेजेंट है, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी स्पीड के ऊपर, मतलब जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है उसकी स्पीड के ऊपर, और या फिर और किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर, और साथ ही साथ फ्लूइड का नेचर कैसा है। जैसे कि हमने सॉलिड में क्या देखा था कि सॉलिड का सरफेस कैसा है, वैसे ही यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि फ्लूइड का नेचर क्या है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का शेप क्या है और ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है जो उस फ्लूइड में मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपको याद रखने वाली बातें हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फ्लूइड में फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट की किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की शेप और फ्लूइड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू, अब ये ऑब्वियस है कि जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा हो तो उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो मूव कर पाएगा। जैसे कि हमने देखा था, बुक को अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो इसी डायरेक्शन में मूव कर पा रही है, इसका मतलब कि जो इसकी ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही थी उसको अपोज कर पा रही है। वहीं यहाँ पे इन्होंने फ्लूइड के केस में कहा है, अगर फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे एयर में या वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर पा रहा है, इसी के कारण वो मूव कर पा रहा है। और इस प्रोसेस में एनर्जी तो लॉस होगी ही होगी, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ काम कर रहा है तो एनर्जी तो लॉस हो ही रही है।
एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज। अब एनर्जी लॉस हो रही है, जैसे सेम वैसे मेनली सारा सॉलिड जैसा है, अगर आपको वो समझ आ गया ना तो ये बिल्कुल एकदम ईजी ही है। उसमें भी एनर्जी लॉस होती थी और एनर्जी लॉस से रोकने के लिए कुछ चीज़ें करी गई थी कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी लॉस हो। जैसे कि अब उसमें तो हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते थे मशीन्स में, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को कुछ ऐसे स्पेसिफिक शेप्स दी जाती हैं जिनसे जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में अगर मूव कर रहे हैं या फिर वाटर में मूव कर रहे हैं तो उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगे। तो अब इन सारी शेप्स का आखिर साइंटिस्ट को पता कैसे चला, तो ये ना उनको नेचर से पता चला, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा बर्ड्स हो गई वो एयर में इतने आसानी से कैसे उड़ लेती हैं, और जो फिशेस हो गए वो कैसे एकदम आसानी से फ्लूइड में तैरती रहती हैं। तो इन सारी बॉडीज़ की शेप ले के ही मतलब कि भगवान ने, अब आप देखिए कि नेचर ने एकदम बिल्कुल अच्छे से पूरा बैलेंस करके रखा है कि जो बर्ड्स हैं कैसे वो फ्रीली एयर में मूव कर सकती है, एयर में उड़ सकती हैं, जो फिशेस हैं आराम से पानी में रह सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से देख के कैसे साइंटिस्ट ने भी आइडिया लगा लिया कि हम एयर में उड़ने वाली मशीन बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, पानी में चलने वाली बोट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि देखिए ये जो एरोप्लेन है इसकी शेप बिल्कुल आपको इस चिड़िया की तरह नहीं लग रही है कि जैसे चिड़िया के दो पंख हैं, वैसे ही इस एरोप्लेन के भी दो पंख बने हुए हैं। अब इससे होता क्या है, जो एयर इस एयर में ये मूव कर रहा है तो इस तरह की शेप देने से हुआ क्या कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर बहुत कम लग रही है इस तरह की शेप बनने के कारण। और सिमिलरली जो बोट बनी होती है वो भी क्या होती है, थोड़ी ऐसे फिश की शेप की तरह बनी होती है। तो इससे भी क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी तरह के शेप्स के कारण कम लग जाता है फ्लूइड्स में, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे होता है हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। तो चलिए हम जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोज करता है मोशन को, जो भी दो सरफेस के ऊपर वो लग रहा होता है और दोनों सरफेस के बीच में वो एक्ट करता है। ये सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, मतलब अब ये वही है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि सरफेस की स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी स्मूथनेस है तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगी। और ये किस पे डिपेंड करता है कि अगर दो सरफेस को जितना ज़्यादा हम प्रेस कर देंगे उतना उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन कब किसी भी ऑब्जेक्ट में आती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना शुरू करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है और हम उसे स्लाइड कर रहे हो तब वो एक्ट में आएगी। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉल है, मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमें जो फ्रिक्शन लगती है वो कम लगती है। फ्रिक्शन हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने बहुत देखे थे कि पेन चलाने के लिए, चलने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमने बात करा था कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जब सरफेस रफ होता है, जो शूज़ के सोल हैं या फिर व्हीकल्स के टायर हैं, इन सभी को आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इनकी डिज़ाइनिंग ऐसी करी जाती है कि ये फ्रिक्शन इंक्रीज़ करें और ताकि अच्छे से इनकी मूवमेंट पॉसिबल हो सके। फ्रिक्शन इज समटाइम्स ये अनडिज़ायरेबल भी होता है, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं भी होता है। इसको हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन आती है। अब यहाँ पे स्लाइड कब थी, जब स्लाइड करेगी। रोल कब है, जब रोल करेगी, रोलिंग करेगी, मतलब कि टायर की मदद से, व्हील की मदद से रोल करेगी। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किससे कम था, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम था। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता चुकी हूँ पहले ही। इन मैनी मशीन्स फ्रिक्शन मशीन्स में कैसे रिड्यूस किया जाता है, कई मशीन्स में बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करके मशीन्स में इसको रिड्यूस किया जाता है फ्रिक्शन को। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन मिनिमाइज बाय गिविंग सुइटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। अब यहाँ पे फ्लूइड का मतलब अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, एक तो वाटर भी है और साथ ही साथ एयर भी है। मतलब कि फ्लूइड फ्रिक्शन को, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी बॉडीज़, मतलब चाहे हम मान लें बर्ड्स मूव कर रहे हैं, बर्ड्स तो नहीं सच्ची, तो नेचुरली हैं, चाहे एरोप्लेन्स मूव कर रहे हैं एयर में या फिर बोट मूव कर रही हैं वाटर में, तो इन ये जो बॉडीज़ हैं इनको हम एक सुइटेबल शेप्स हमने प्रोवाइड करी है। क्यों, ताकि ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो
तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।